हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एमबाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 20 एमसीक्यूज। तो ये स्पेशल सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जहां पर हम फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना ज्यादा हो सके आप सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। और उसके पहले सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार और हैप्पी होली। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, फटाफट आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को कानून से वंचित किया जा सकता है बशर्ते उस कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत हो। बोल रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 में जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दिया गया है वो छीना जा सकता है सही कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करके, लेकिन सही कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ में कानून भी अपने आप में सही होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा केस है, जल्दी बताइए भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपालन केस, विशिशिका केस, शाहबानो और मेनका केस। तो मैं आपको बताना चाहूंगी 1978 का एक बहुत फेमस केस है जिसे हम बोलते हैं मेनका गांधी केस। एक्चुअली इस केस में होता क्या है कि मेनका गांधी इंटरनेशनल टूर पर जा रही थी जहां पर उन्हें रोका गया ये बोलते हुए कि आप पर हम लीगल एक्शन ले रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के तहत हम आपको जाने से बाहर रोक रहे हैं, ठीक है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती मेनका गांधी। मेनका गांधी ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया तो इन्होंने सही अपनाई, लेकिन जिस वजह से इन्होंने मुझे रोका है वो वजह अपने आप में गलत है। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में और मेनका गांधी यहाँ पे हवाला देती है कि बाहर जाने का अधिकार, देश के बाहर घूमने का अधिकार मेरा राइट टू लाइफ होना चाहिए अंडर आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से 21 को पढ़ा और पढ़कर बताया बिल्कुल सही कि केवल सही कानूनी प्रक्रिया नहीं, केवल लीगल तरीके से आप जो छीन रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, बल्कि राइट टू लाइफ छीनते हुए लीगल तरीका और रीजन भी अपने आप में करेक्ट होना चाहिए। और वहीं पर ये बात सामने आई, ये जो आपको यहाँ पर बोला गया है कि केवल कानून से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि ये भी होना चाहिए कि कानून अपने आप में उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होना चाहिए। तो ये किस केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? 1978 के मेनका गांधी केस में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? बताइए हमारे भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद है जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? ओके, तो धर्म की स्वतंत्रता, आपको बताइए कि हमारे देश में इतने सारे रिलीजन पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म की विविधता है। तो भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्पेशल जो है प्रोविजन किया हमारे फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक, कि यहाँ पर हम आपको रिलीजियस फ्रीडम दे रहे हैं, लोगों के स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं। जहाँ पे आर्टिकल 25 बोलता है आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आर्टिकल 26 धर्म के प्रबंधन की बात करता है। आर्टिकल 27 धार्मिक करों से रोकता है और आर्टिकल 28 जो है वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में जो धर्म के उद्देश्य से ना चलाए जा रहे हो ऐसे शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 टू 28 ये प्रोविजन दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपका इंटरनेट का अधिकार है इसको फंडामेंटल राइट घोषित किया है? तो रिसेंटली ये मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया, जहां पर डिमांड की गई थी कि राइट टू एक्सेस टू इंटरनेट, राइट टू फंडामेंटल में आना चाहिए कि मौलिक अधिकार है। अगर आपका इंटरनेट तक पहुंच नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, जो 19(1)A में दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि इंटरनेट ही आज एक माध्यम बन चुका है बड़े लेवल पर अपने आप को एक्सप्रेस करने का। नेट नहीं, आप कुछ भी कैसे यूज करोगे? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कुछ भी नहीं। और ये सब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और बोला कि बिल्कुल सही है, अंडर आर्टिकल 19 जो है राइट टू अंडर आर्टिकल 19
एक्सेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो जितने भी बच्चों ने ए बोला है वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी वापस से, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ, बताइए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वो इसमें से किसके उन्मूलन से संबंधित है? अनटचेबिलिटी, टाइटल, स्लेवरी, सती। बताइए, जो छुआछूत की बात की गई है उसको अबोलिश करने की बात की गई कहां? अंडर आर्टिकल 17। जब हमारे देश का संविधान बन रहा था 1950s के आसपास, देश में बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी होता था, छुआछूत होता था। उसको खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे स्पेशल जगह दिया है अंडर आर्टिकल 17 एज अ फंडामेंटल राइट, और बोला है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर छुआछूत का व्यवहार, छुआछूत किया जा रहा है किसी से, किसी भी तरीके का, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो आपका अंडर आर्टिकल 17 एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपको दंड दिया जाएगा, एक अपराध होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? बताइए इसमें कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें व्यवस्था की गई है कि हमारे देश में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट है, फर्स्ट टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट जिसे आप बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, ये कहां से कहां तक दिया है? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 15 टू आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। डिटेल से आपके राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले अंडर आर्टिकल 14 बात की गई है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है हमारे देश में किसी भी नागरिक से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 सेम बोलता है, लेकिन किसके लिए? लोक नियोजन में, कि जितने भी सरकार के द्वारा पद निकाले जाएंगे ऐसे पदों में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है कि हमारे देश में कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी शिक्षा और सेना के अलावा। ओके, तो यहां पर पूछ रहा था जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है प्रेजेंट डे? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। फ्रॉम आर्टिकल नंबर 23 टू 24 हमारा एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट दिया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 25 टू 28 हमारे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 29 में हम देखते हैं माइनॉरिटीज के एजुकेशनल राइट दिए गए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले हुआ करता था आर्टिकल 31 में, लेकिन प्रेजेंट डे की बात कर रहा है। तो आज का क्या स्टेटस है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था, इसे संशोधन करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा रिप्लेस किया गया। और कहां डाला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के आर्टिकल नंबर 300A में इसे जगह दी गई है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी, यानी सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? पहला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में रहते हुए दुर्व्यवहार न करने का अधिकार, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड ड्यूरिंग अरेस्ट और वाइल इन कस्टडी, एंड द लास्ट वन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22 आपको क्या अधिकार देता है? थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगी। आर्टिकल 19 से 22 तक हमारे स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ 6 टोटल राइट देता है 19(1) के अंडर में। आर्टिकल 20 बात करता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या राइट्स हैं, अपने विरुद्ध गवाह नहीं देना, या फिर एक ही अपराध के लिए दो बार नहीं पनिश किया जा सकता, या जिस समय जो कानून बना है उस समय किए गए अपराध के लिए उससे ज्यादा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 22 बात करता है किसकी?
ये बात करता है गिरफ्तारी के दौरान, यानी अगर किसी को अरेस्ट किया गया है या फिर अगर किसी को डिटेन किया गया तो इस समय इसके क्या राइट होंगे। अरेस्ट की सिचुएशन क्या है, आपने कोई क्राइम किया, उसके बाद से पुलिस आपको उठाकर ले जा रही है, कोई क्राइम हो गया है, उसके बाद पुलिस आपको उठाकर ले जा रही है, क्राइम होने के बाद एज अ सस्पेक्ट, चाहे आप क्रिमिनल है या नहीं वो सब बात की बात है, तो उसको बोलते हैं हम अरेस्ट। डिटेन का मतलब है कि कुछ गलत हुआ ही नहीं है, कोई क्राइम हुआ ही नहीं है, केवल डाउट के बेसिस पे कि अगर ये पर्सन बाहर रहा तो ये क्राइम हो सकता है, जब डाउट के बेसिस पे आपको उठाकर लेकर जाया जाता है बिना क्राइम के, उसको डिटेन कहते हैं। तो अरेस्ट और डिटेंशन के समय लोगों के राइट्स जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसे कि अरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 24 घंटे के भीतर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे राइट है, आपको जानने का अधिकार है क्यों अरेस्ट किया, आपको अपने लॉयर से बात करने का राइट दे रखा है कि भैया हमें यहाँ से छुड़वाओ, और आपके किसी ना किसी फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म किया जाएगा, ये आपका राइट है। डिटेंशन के टाइम में मैक्सिमम 3 मंथ का यानी 90 डेज का डिटेंशन होगा। इससे ज़्यादा डिटेंशन के लिए आपको एक अलग से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से मिलकर बोर्ड बनाना पड़ेगा, अगर वो एडवाइस करती है तभी डिटेंशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा इनको भी जानने का अधिकार है, अगर देश की सुरक्षा संबंधित मामला ना हो तो इनको बताया जाएगा, ये भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए लॉयर से बात कर सकते हैं। आर्टिकल 22 का आई थिंक आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। बताइए, संविधान का जो अनुच्छेद 44 है जिसमें बात की गई है समान नागरिक संहिता के संबंध में, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, संविधान का भाग 4, इसमें क्या दिए गए हैं, डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व कहां से कहां तक दिया गया है, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 टू आर्टिकल नंबर 51 डिटेल से हमारे डीपीएसपी बताए गए हैं। इन डीपीएसपी में से एक नीति निदेशक तत्व है जिसका नाम है आर्टिकल 44, एक जैसा दिख रहा है, बस ऐसी बात की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब हमारे देश को आजादी मिली थी, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल कोड सबके लिए सेम थे। सिविल लॉ में जो आपके पर्सनल लॉज होते हैं जैसे शादी विवाह उत्तराधिकार, इस मामले में थोड़े से चेंजेस नहीं किए गए और उस समय चीज़ों को ऐसे ही चलने दिया गया, स्पेशली क्योंकि देश का विभाजन हुआ था, कई सारी माइनॉरिटीज थी जैसे मुस्लिम है, उनका अपना शादी विवाह का तरीका था, और उस समय इमीडिएट अगर ये सब चेंजेस किए जाते तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटी आती, तो इसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया डीपीएसपी में डाल के कि आने वाली सरकार इस दिशा में कदम बढ़ाएगी। फिलहाल कोई कदम नहीं लिया गया है। तो ये इसी आर्टिकल के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन, क्या ये हमारे देश के सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार है, अभी हमने डिस्कस करा नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्टेट शैल सिक्योर इट फॉर सिटीजन्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यह किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, मतलब किसी भी कोर्ट के द्वारा आप इसको लागू नहीं करा सकते। इन द लास्ट वन, यह न्यायालय द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी संविधान की आवश्यकता है कि एक सिद्धांत के रूप में यह हमारे देश के शासन में मौलिक होना चाहिए। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका, एक सेकेंड, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये स्टेटमेंट पूछा है इसमें से कौन सा रॉन्ग है, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रॉन्ग पूछ रहा था स्टेटमेंट, तो प्लीज आप भी इस तरह से नोटिस करिए, अदरवाइज फंस जाएंगे। आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 क्या बात करता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 एंड 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 बोलता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर को हम प्रोहिबिट करते हैं, और कोई भी इस तरह का बिहेवियर करता हुआ पाया गया तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। आर्टिकल 24 बोलता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिमपूर्ण काम में लगाया नहीं जाएगा, मतलब वो गलत है, इलीगल है, ओके। तो ये हमें शोषण से बचाता है। ये कैसा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो जहां एक तरफ आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट को दिया गया है, वहीं इसी में से एक आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है। और कौन बनाए ये प्रोटेक्टर, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि जब भी हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं और कोई किसी के मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी, जिसे आदेश बोलते हैं, आपके मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। इसी में से एक रिट है जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को जबरन
गलत तरीके से कैद में रखा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके परिजन, कोई भी सगा संबंधी, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी जाकर इस रिट की डिमांड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये रिट इशू करती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी इमीडिएट वो जो व्यक्ति है उसको हमारे सामने पेश किया जाए, जहां पर भी है वहां से उसको पुलिस छुड़ा कर लाए। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का एक आदेश है हैबियस कॉर्पस, अ टाइप ऑफ रिट इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। बस यही राइट आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो एक टर्म यूज किया है सुप्रीम कोर्ट, तो फंडामेंटल राइट छीनने पे आपके पास स्पेशल पावर है, आप अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अंडर आर्टिकल 226 अगर आप हाई कोर्ट भी जाते हैं तो हाई कोर्ट भी आपके इस राइट को प्रोटेक्ट करेगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से भाई एक बार वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा राइट लिखा हुआ है जिसे हम भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में बोलते हैं। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एंड द लास्ट वन प्रियम्बल। देखिए, प्रियम्बल को सोल तो कहा गया था, प्रियम्बल को हार्ट नहीं कहा था, और इसे किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बोला था प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अंडर आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे अंबेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट है, आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराता है 12 से 35 तक, इसको प्रोटेक्ट यही करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और अगर ये नहीं होता तो अधिकार बेकार है, मतलब अगर कोई लागू कराने वाला ही नहीं है और सरकार अधिकार छीने, संसद अधिकार छीने, तो किधर जाओगे? तो इसी वजह से इसे कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 12, presently how many fundamental rights are there in Constitution of India? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ओके, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, कहां से कहां तक, फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल 35 आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। तो ओरिजिनली आपके पास टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल राइट थे, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी देता था उसको रिमूव किया गया। प्रेजेंट में टोटल 6 टाइप के फंडामेंटल राइट हमें दिखाई देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये ध्यान रखना है, टाइप क्या हो गया? एक जैसे अधिकारों का जो ग्रुप है। तो ये जो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट है, ये 14 से 32 तक है। तो बाकी क्या है? आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 33, आर्टिकल नंबर 34, आर्टिकल नंबर 35, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन एक्चुअली ये आपको कुछ दे नहीं रहे, बल्कि आपके अधिकारों से ही संबंधित बातें कर रहे हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन कोई टाइप नहीं बन पाते, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो ये है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, प्रकार पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, संविधान का अनुच्छेद 16 किसकी गारंटी देता है? तो अभी मैंने आपको बताया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 16 है वो बात करता है किसकी? वो बात करता है लोक नियोजन में, यानी कि जब भी हमारी सरकार पद निकालेगी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देगी, उस समय वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पे? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान। तो लिंग के आधार पे। तो यहां पर यही लिखा है आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन एंड वुमेन। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं। अब देखो, मैं ये इसलिए बोलती हूं जब आपको किसी चीज का करेक्ट ऑप्शन पता हो। अब वहां पे आप बार बार सारे ऑप्शंस का, आपको पहला ऑप्शन मिला, करेक्ट है, कॉन्फिडेंट हो, आगे बढ़ो। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मेन एंड वुमेन की बात की गई है, ठीक है। ध्यान रखना है कहां पे? आर्टिकल नंबर 16 में, क्योंकि ये बोल रहा है कि लिंग के आधार पे लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है महिला और पुरुष के लिए समान वेतन, सैलरी, तो वो यहां नहीं है, वो कहां पड़ा हुआ है आपका? डीपीएसपी में। किधर पड़ा है? आर्टिकल नंबर 39 में। ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 क्या बात करता है? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पता था कि हमारे देश में
बहुत सारे माइनॉरिटीज है और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से फंडामेंटल राइट में यानी पार्ट 3 में जगह दी गई है माइनॉरिटीज के राइट को आर्टिकल 29 और 30 में, जिसमें से आर्टिकल 30 जो है वो केवल माइनॉरिटीज के राइट की बात करता है। ओके, अनुच्छेद 19 क्या बोलता है? ये बोलता है कि हमारे देश में भाषा के आधार पे, इन आधारों पे किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ओके, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, धर्म और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, राज्य द्वारा भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान और दर्जा दिए जाने का अधिकार। तो आर्टिकल जो 29 है बेसिकली ये क्या बात करता है? ये बात करता है धर्म और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। जो आर्टिकल 30 है ना, वो बात करता है कि हमारे माइनॉरिटीज जो हैं देश में, उनको हम राइट देते हैं कि वो भी अपने पसंद के स्कूल्स ओपन करके उन्हें चला सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 13 of Indian Constitution states that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental right shall be void. In the above article, the term law includes all but. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है या उनका हनन करते हैं, तो ऐसे कानून को अमान्य माना जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 जो है ना, वो यही प्रोविजन करता है कि कोई भी आपके ऐसे कानून जो कि अनुच्छेद 13 बोलता है कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को पार्शियली या फुली छीने। आप ध्यान से सुनो, आर्टिकल 12 से 35 तक आपको अधिकार दिए हैं और आर्टिकल 13 बोल रहा है कि कल को संसद कानून बना के ये अधिकार छीनने की कोशिश करेगी तो वो कानून ही अपने आप में रद्द हो जाएगा, वो विधि अपने आप में रद्द हो जाएगी, वो आदेश ही अपने आप में रद्द हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? ये बात बोल रहा है। तो उपरोक्त लेख में कानून शब्द में इसको छोड़कर सभी शामिल है। तो कोई भी कानून, कोई भी आदेश फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकता, केवल एक को छोड़ के। वो एक क्या है वो पूछ रहा है। तो आर्टिकल 368 में राइट दिया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का राइट, संविधान में संशोधन का अधिकार किसको? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। तो यही लिखा है अंडर आर्टिकल 368 जो हमारी पार्लियामेंट है, इसके संशोधन के, संविधान संशोधन के अलावा कोई तरीका नहीं है फंडामेंटल राइट को छीनने का। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज, बोल रहे हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, बहुत सुंदर आर्टिकल, उसमें लिखा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो राइट टू लाइफ को किस किस से प्रोटेक्ट करता है? हमारे देश में दो ही है छीनने वाली, एक तो हमारी सरकार एग्जीक्यूटिव, एक हमारी लेजिस्लेचर या जिसे आप बोलते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो क्या आर्टिकल 21 केवल सरकार से बचाता है कि सही कानूनी प्रक्रिया का यूज करे बिना कोई भी हमारे राइट टू लाइफ को नहीं छीन सकता, यानी सरकार कुछ नहीं कर सकती? ये क्वेश्चन उठा है। तो यहीं पे ध्यान रखना है, आर्टिकल 21 में दोनों चीजें लिखी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यथोचित विधि प्रक्रिया, यानी कि केवल सही कानूनी प्रक्रिया का ही नहीं बल्कि जो कानून आप ला रहे हो वो भी अपने आप में सही होना चाहिए। यानी आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करता है वो दोनों से प्रोटेक्ट करता है, ना तो मनमानी सरकार और ना ही मनमानी विधायिका, दोनों में से कोई भी मनमाने तरीके से आपके इस राइट को नहीं छीन सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एटसेट्रा, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। बोल रहे कि जो संविधान का अनुच्छेद 15 है, ओके, ये बात करता है क्या कि धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत वर्गीकृत एक मौलिक अधिकार है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो हमने अभी पढ़ा था ना, राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है? फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18 डिटेल से हमारे देश में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। तो यही पूछ रहा है कि आर्टिकल 15 किसके अंदर में आता है? आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी या समानता के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित एक अधिकार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने बच्चों ने डी बोला है? ओके, तो जिन भी बच्चों का डी है, वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस टाइप का ये फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है देखते हैं। राइट टू प्रिवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंस्ट्रिक्सिक
intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? बताइए, निजता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में उपरोक्त कथन का सही और उचित अर्थ रूप है? ओके, तो बोल रहा है कि राइट टू प्रिवेसी, जो आपका राइट टू प्रिवेसी है ना, इसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ घोषित किया है कि जो राइट टू प्रिवेसी है, निजता का अधिकार, आपकी जो निजता मेंटेन रखनी चाहिए, वो एक अधिकार कैसा है आपका, राइट टू लाइफ में आता है। तो इसे कहाँ जगह दी गई है, इधर पहुंचते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंडर आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटेड इन पार्ट 3, यहां पर राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, इट एनफोर्सेस फंडामेंटल राइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, यह मौलिक अधिकारों को लागू करता है? ओके, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करती है? पहला है हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश या मैंडेमस, तीसरा है क्यू वारंटो। तो बताइए इसमें से कौन सा रिट सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू करने की पावर दी गई है। ठीक है, दोनों के पास पावर है क्या, 5 टाइप्स ऑफ रिट इशू करने का। कौन कौन सा? पहला जिसे बोला जाता है हैबियस कॉर्पस, दूसरा इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है आपका परमादेश मैंडेमस, अगला है आपका सर्ट्योररी क्यू वारंटो, और लास्ट में है प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्ट्योररी उत्प्रेषण, क्यू वारंटो अधिकार प्रख्यात। तो ये 5 टाइप के रिट हैं जो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट इशू करती है जब भी आपका फंडामेंटल राइट छीना जाएगा। तो ये तीनों ही रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है। ऑल ऑफ दी अबव राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जुडिशियल सिस्टम। बताइए कानून की उचित प्रक्रिया किसकी न्यायिक प्रणाली की एक अनिवार्य विशेषता है? ओके, तो हमारे देश में दो तरह की न्यायिक प्रक्रिया का बहुत प्रभाव दिखाई देता है, एक यूके का और एक यूएस का। ओके, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यूके का प्रोसीजर है जिसमें बोला जाता है कोई भी अधिकार आपका छीना जा सकता है, सांस लेने का अधिकार संसद छीन सकती है, लेकिन किस तरीके से? सही कानूनी प्रक्रिया का प्रयोग करके। ओके, यूएस क्या बोलता है? ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, जो बोलता है कि सही कानूनी नहीं, कानून अपने आप में सही होना चाहिए। अगर आप सांस लेने का अधिकार छीन रहे हो कानून बना के, तो ये अपने आप में ही कानून गलत है। तो हम केवल ये नहीं देखेंगे प्रक्रिया सही है नहीं है, हम देखेंगे कौन सा तुम जीवन का अधिकार छीन रहे हो, वो अपने आप में उचित है कि नहीं है, नेचर के अगेंस्ट तो नहीं है। तो ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, जो केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि कानून की भी बात करता है, वो कहां से लिया गया है? यूएस से लिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये था हमारे आज के सेशन के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा हो, काफी सारा कंसेप्ट आपका इससे क्लियर हुआ हो। तो आप लोग को क्या करना है, अब ये तो हमारा हुआ सेशन एंड, अब आपको जाना है हमारे एम्बाइब के प्रोडक्ट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्बाइब का प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाइए, वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके और ऐप पर जाइए और जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है डिफेंस कैटेगरी में, सारे जाके वहां से कवर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट एक ऐसा टॉपिक है ना जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, प्लीज जाइए, जाकर वहां से उन सभी क्वेश्चंस को करिए। और बाकी अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी हो, आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हाँ जी, यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए जी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक पड़ा हुआ है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बार बार बोलते हैं कि मैम टेलीग्राम ग्रुप जो है, पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी आप जाइए वहां पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आज क्योंकि होली पर स्पेशल सेशन है ये, तो यहाँ पर हमने कोई भी कंसेप्ट नहीं डिस्कस करा है, क्योंकि कई सारे बच्चे क्लास लाइव नहीं ले पाएंगे। हमने सोचा एमसीक्यूज कराते हैं, जिससे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं या फिर नहीं बाहर
जा रहे हैं तो आपका भी टाइम यूटिलाइज हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको ये स्पेशल सेशन कंडक्ट कराया है। बाकी जो हमारा डेली कंसेप्चुअल क्लास है वो दोपहर 12 बजे ही चलेगी, तो आप सभी बच्चे दोपहर 12 बजे डेली लाइव आइए मंडे टू फ्राइडे। तो कल का जो सेशन है वहां पर मैं आपको पॉलिटी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने वाली हूँ। अभी तक जो हमने पॉलिटी कवर किया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्केड्यूल, प्रीएम्बल, पार्ट 1 कवर कर लिया था। पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था स्टेट्स वगैरह के बारे में, यूटीज के बारे में, तो अब हम उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में मैं आपको कराऊंगी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी राज्यों का पुनर्गठन। आज जब आप भारत को देखते हैं, आज जो आपको स्टेट्स दिखाई देते हैं, यूटीज दिखाई देते हैं, आज से जब 1950 70 साल पहले जब 1950 में संविधान लागू हुआ था तो ऐसा नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट यूटी वाला वजूद ही नहीं था। तो ये कहां से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, आज भी कैसे ये चेंजेस होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे हम हमारे कल की क्लास में। तो कल का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी बच्चा कल की क्लास को मिस नहीं करेगा। बाकी रेगुलर आप सेशन में आइए मंडे टू फ्राइडे दोपहर 12 बजे इसी एमआईएफ डिफेंस चैनल पे। और मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर देंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे। कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।